बीए पार्ट थ्री के सभी बच्चों को जो इतिहास से ऑनर सब्जेक्ट लिए हुए हैं, वैसे बच्चों को एक बार वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और साथ में उन सभी बच्चों का भी वेलकम है जो और भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं। और उन तैयारियों में जैसे आप जानते हैं कि आज के दौर में जो भी आप तैयारियां कर रहे हैं, उन सारे तैयारियों में इतिहास का होना कितना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के बिना आपका जो भी तैयारी है वह सब का सब अधूरा रह जाता है। इससे बहुत प्रश्न आपके परीक्षा के संदर्भ में आने तय होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे आपको सबसे पहला सीरीज के रूप में हम कहेंगे कि आज सबसे पहला सीरीज हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह सीरीज आपका है कि मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण है। मुगल साम्राज्य के बारे में आपने बहुत इतिहास में देखा है। जैसे इतिहास को आप प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और इसके बाद आप आधुनिक इतिहास के रूप में बांट सकते हैं। तो आप आधुनिक इतिहास में देखेंगे कि मुगल साम्राज्य यदि इस देश में 200 वर्षों तक शासन किया तो उसके पतन का क्या कारण हुआ, यानी 200 वर्षों के शासन काल के बाद भी वो भी पतन कर गया, यानी कि वो भी साम्राज्य समाप्त हो गया। तो साम्राज्य के समाप्त होने के क्या क्या कारण हुए, किन किन कारणों की वजह से वह साम्राज्य का विनाश हो गया, तो इन सारी बातों पे अब बातें करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग बिंदुवार, यानी कि इसको हम पॉइंट के तहत इसको नोट किए हुए हैं, जिस पर बारी बारी से हम जिक्र करेंगे। जैसे आप देखेंगे उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, इसके बाद देखेंगे कमजोर उत्तराधिकारी का होना तय था, इसके बाद आप देखेंगे अमीरों की दलबंदी यहाँ पे होने लगी थी, या इसके बाद देखेंगे आप चौथे पॉइंट के रूप में कि शांति और सुरक्षा का उपाय यहाँ सही नहीं था, या इसके बाद देखेंगे विदेशी आक्रमण, सैनिक संगठन में दोष, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, साम्राज्य की विशालता, बौद्धिक कारण, पुलिस प्रशासन या पुलिस प्रधान शासन जो है, या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इन सभी बातों पे हम बारी बारी से जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस बात पे विचार करेंगे कि साम्राज्य अगर कोई भी होता है, चाहे वह आपका या मुगल साम्राज्य ही क्यों ना हो, तो मुगल साम्राज्य के संदर्भ में हम ऐसे कहेंगे कि साम्राज्य का निर्माण एवं पतन जो होता है या इतिहास के एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इतिहास में इसी तरह की प्रक्रिया है, क्योंकि जब किसी भी चीज का निर्माण होता है तो उसका पतन होना तो स्वाभाविक होता है। अनेकों साम्राज्य का आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके भारतीय इतिहास में देखेंगे उसका उदय हुआ है, और फिर आप देखेंगे कि अस्त हुआ है, क्योंकि जिस साम्राज्य का उदय होना है उसका अस्त होना भी तय है। भारतीय इतिहास की अगर किसी भी या कोई अस्वाभाविक घटना के रूप में हम कहें तो यह कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है, या एक ऐसी घटना नहीं है कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हर साम्राज्य के साथ, हर व्यवस्था के साथ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप समझेंगे कि और भारत का जो मुगल साम्राज्य है, तो ये भारत के मुगल साम्राज्य, इसका कोई एक अपवाद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बाबर के द्वारा जो बाबर ने इस मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, तो बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य, अब इसमें कई राजा आए, कई महत्वपूर्ण राजा हुए, अकबर हुए, जहांगीर हुए, शाहजहां हुए, औरंगजेब हुए। और जब अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर हम बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य रूपी सूर्य धीरे धीरे क्या होने लगा, तो अस्ताचल की तरफ जाने लगा, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण राजा आपके मुगल साम्राज्य के रहे। और इन लोगों के बाद के जो राजा हुए, अब वहां से मुगल साम्राज्य क्या होने लगा कि अस्ताचल, यानी कि अब उसका अस्त होना तय होने लगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कि विघटन के, अगर हम यहाँ अस्ताचल की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो इसका विघटन जो था, विघटन के कारणों में अगर बात करते हैं कि विशाल मुगल साम्राज्य है, तो विशाल मुगल साम्राज्य पहले की तुलना में केवल छाया मात्र ही रह गया। और पहले की तुलना जैसे था कि पहले जैसे मुगल साम्राज्य हुआ करता था, अब उसका छाया प्रतिछाया के रूप में आप कह सकते हैं, तो उसका छाया या प्रतिछाया के रूप में रह गया। मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष की शाखाएं अगर एक एक करके हम कहेंगे कि टूटने लगी, तो आप यह भी कह सकते हैं कि बस मुगल नाम का एक ठूंठ सा बच गया। और ऐसे ठूंठ के रूप में यह दिखाई पड़ने लगा कि जिसके बारे में आगे हम ये भी बातें कर सकते हैं, ये भी तर्क दे सकते हैं कि आगे चलकर यह क्या होने लगा कि बीमार मुगल साम्राज्य की आत्मा पहले ही निकल चुकी थी। यह बीमार मुगल साम्राज्य था, इसकी आत्मा की बात करें तो इसकी आत्मा तो पहले ही निकल चुकी थी। अंतिम जनाजा जो बाकी बचा हुआ था वो 1862 में यह भी पूरी हो गया। यह भी कैसे पूरी हुआ कि जैसे ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुआ, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1862 ईस्वी में
जो उसका अब जनाजा बचा हुआ था मुगल साम्राज्य का, वह भी धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होने लगा, यानी मृत्यु के साथ ही वो भी दफन होने लगा। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण अगर हम करते हैं कि जितना रोचक और रोमांचक होता है मुगल साम्राज्य के विवरण में, कि जितना रोचक होता है, जितना रोमांचक होता है मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में, कि जिन तत्वों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर इसके जिम्मेवार है, इसके कारण है, तो इन कारणों में अगर हम बात करते हैं कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है, उसका विवरण हम निम्न प्रकार से अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस बिंदुओं में जैसे हम देखेंगे उत्तराधिकार के नियम, तो उत्तराधिकार के नियमों में आप देखेंगे यहाँ जो सबसे पहला बिंदु है आपका उत्तराधिकार का नियम। तो उत्तराधिकार का नियम के संदर्भ में आप कहेंगे कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ही नहीं था। इसलिए निश्चित नियम नहीं था कि राजत्व व खून के संबंध को नहीं पहचानता है। यह बात एक तरह का एक कहावत होता है कि कोई भी राजत्व होता है वह कभी खून के नियम को नहीं पहचानता है। यह उक्ति जो है मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही सटीक कह सकते हैं कि बहुत सटीक बैठता था। प्रत्येक शासक को गद्दी पर बैठने के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ता था, चाहे वो कोई भी राजा क्यों न हुआ हो, कि जो भी राजा इसमें हुए अपने गद्दी को प्राप्त करने के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ता था। बाबर ने उत्तराधिकार के नियम को निर्धारित करने के लिए कुछ कोशिश किया, कुछ हद तक बहुत कोशिश किया था। उसने अपना ज्येष्ठ पुत्र, बाबर का जो ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं, तो हुमायूं को क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर एक नई परंपरा की नींव रखने का काम किया। हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया और एक नए परंपरा के नींव रखने का काम किया। लेकिन अब देखिए कि उसका नींव जो था, उसने हुमायूं को साम्राज्य विभाजन के आदेश देकर, जैसे ही उसने हुमायूं को साम्राज्य विभाजन का आदेश दिया, तो उस आदेश में आप देखेंगे कि अपने अन्य पुत्रों को वो संतुष्ट करने के लिए भी प्रयास किया, कि जो भी उसके अन्य पुत्र थे उसको संतुष्ट करने के लिए अपना एक तरकीब निकाला। लेकिन यह तरकीब जो था, अगर हम कह सकते हैं कि विभाजन के संदर्भ में वह तरकीब ऐसा था कि विभाजन के बाद भी हुमायूं के शेष जो भाई थे, माने उसके अपने जो भाई थे, हुमायूं के लिए क्या बन गए, तो शत्रु के रूप में सामने प्रकट हुए। हुमायूं को ऐसे हम कह सकते हैं कि स्वजनों के साथ, हुमायूं जो थे स्वजनों के साथ कई जगह पे विद्रोह का सामना किए और ऐसे विद्रोह के सामना करना पड़ा। और अंततः भले ही हुमायूं क्या हुए कि संघर्ष को, यानी कि अपना नीति अपनाकर, यानी जो संघर्ष का नीति है उस नीति को अपनाकर वह भारतीय साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल हो गए और सफल रहे भी। अब अकबर की बातें हम करते हैं कि अकबर हुमायूं का एकमात्र पुत्र था। अकबर को भी अपने चचेरे भाई, जैसे चचेरे भाई में आप देखेंगे मिर्जा हकीम के नाम सुनते हैं कि चचेरे भाई में मिर्जा हकीम है। मिर्जा हकीम के विद्रोह के साथ जब भी आप देखेंगे विद्रोह को यानी दबाना पड़ा था। अकबर को जीवन की संध्या बेला में अपने एक मात्र जीवित पुत्र, यानी एक उसका मात्र जीवित पुत्र था जिसका नाम था सलीम, और वह सलीम जो था, सलीम के विद्रोह को वहां पे दबाना पड़ा था। और सलीम का विद्रोह यह था कि सलीम के बदले अकबर, उसके जो पुत्र थे, यानी सलीम के बदले में वो चाहते थे कि अपने पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी, यानी कि अकबर उसके पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का यह प्रयास किए हुए थे, मन में ऐसा विचार रखे हुए थे, सोच रहे थे। यह बात सलीम को पसंद नहीं थी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे खुसरो की बात आने लगी तो यह बात सलीम को पसंद नहीं आई। और जब सलीम को पसंद नहीं आई तो अकबर मरने से पहले सलीम से क्या किया, सलीम की क्षमा याचना से संतुष्ट होकर अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर लिया। और जैसे ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर लिया, जैसे तो यहाँ आप देखेंगे कि एक और कहावत आपके सामने आता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी वैसी भरनी का अगर चरितार्थ हम देखेंगे, यह उदाहरण बिल्कुल जहांगीर पर एक सटीक रूप से हम देख सकते हैं कि उसके शासनकाल का, यानी जहांगीर का वह शासनकाल था और उसी पे सटीक बैठता था। यानी राज्यारोहण के साथ हम देखेंगे कि राज्यारोहण के साथ, यानी कि खुसरो का विद्रोह और पुनः एक विद्रोह और वहां शाहजहां का विद्रोह जहांगीर के साथ, यानी जहांगीर के साथ जो विद्रोह था, ऐसे जहांगीर के जीवन के अंतिम भाग को और ज्यादा कष्टमय बना दिया। जहांगीर का जीवन जो था उसके अंतिम हिस्से को, जिंदगी का लास्ट पड़ाव जो था, उसको और ज्यादा कष्टमय बना दिया। और इतना कष्टमय बना दिया कि बीमार जहांगीर को अपनी आंखों के सामने, यानी खुद बीमार जो जहांगीर थे अपने ही आंखों के सामने देखे कि पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर या उत्तराधिकार के
प्रति ये लोग आपस में असंतुष्ट थे, तो उत्तराधिकार को लेकर इन लोगों के अंदर एक ऐसा मैंने बीहड़ प्रतिरूप देखने के लिए मिला। एक तरह का आप कह सकते हैं कि युद्ध को देखना पड़ा इन्हें। शाहजहां अकबर का विद्रोह इसका ज्वलंत उदाहरण है। महान मुगल शासकों के द्वारा जो अगर हम दृष्टांत पेश करने की काम करें तो दृष्टांत पेश किया जाए तो उसका एक अक्षर से हम ऐसे बता सकते हैं कि पालन औरंगजेब के उत्तराधिकार की बात, कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने की गद्दी पाने के लिए खून बहाना, सगे संबंधियों की हत्या करना एक आम बात हो गई थी। यानी उस दौर में शाही परिवार में, यानी शाही परिवार इस तरह से हो गया था कि शाही परिवार में युद्ध होता था, उसका प्रभाव सरदारों एवं शासन व्यवस्था पर भी देखने के लिए मिलता था। अब हम फिर देखेंगे कि अगर हम बात करें कि दूसरे संदर्भ में, इसके दूसरे पॉइंट में कमजोर उत्तराधिकारी की बात, तो कमजोर उत्तराधिकारी में हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य स्वतंत्र शासन प्रणाली पर आधारित था। मुगल साम्राज्य में जो भी शासन प्रणाली था वह स्वतंत्र रूप से आधारित था। शासन के व्यक्तित्व एवं चरित्र के अनुसार साम्राज्य का विकास अथवा ह्रास होता था। जो भी साम्राज्य था उस साम्राज्य का देखेंगे तो विकास होता था और नहीं तो ह्रास होता था। योग्य, अनुभवी एवं योग्य की बात करें, अनुभवी की बात करें और ऐसे सम्राटों की बात करें तो ऐसे सम्राट के युग में मुगल साम्राज्य का विकास एक तरह से हम कह सकते हैं कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक, यानी अकबर थे, अकबर से लेकर औरंगजेब तक की स्थिति में ऐसा ही देखने के लिए मिला। इन शासकों के प्रयत्न के फलस्वरूप ऐसे स्थिति आया कि मुगल साम्राज्य का विस्तार और साम्राज्य की सुरक्षा, यानी जो मुगल साम्राज्य था उसका विस्तार और उसकी सुरक्षा की जो बात करते हैं तो यहां मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और उसके प्रतिष्ठा पे अगर हम ऐसे ध्यान दें तो उसके प्रतिष्ठा पर कोई और आंच भी नहीं आ सकता है। इसके साथ हम देखेंगे कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गया तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम थे, यानी बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह आप द्वितीय तक की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय तक एक सभी तथाकथित जो लोग भी थे, जो भी शासक थे, तथाकथित मुगल सम्राट केवल एक नामधारी शासक ही रह गए थे। और हम नामधारी शासक के रूप में हम कह सकते हैं उनमें योग्यता, उनमें दृढ़ इच्छा, शक्ति और दूरदर्शिता का बिल्कुल माने उसके उन लोगों के अंदर समावेशित नहीं था, अभाव था। बहादुर शाह प्रथम थे तो बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था तक आप देखेंगे कि वो बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। उसमें एक सफल शासक, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर बुढ़ापे की अवस्था में जाकर गद्दी पे बैठता है तो उनमें एक कुशल प्रशासक होने का गुण तो विद्यमान नहीं रह पाएगा, उनके अंदर वह ऊर्जा नहीं रह पाएगा, यानी वह एनर्जी नहीं रह पाएगा, उस तरह के वह एक्टिव नहीं रह पाएंगे, कई तरह की उनकी असुविधाएं हो सकती है, शरीर भी उनका साथ नहीं देगा। तो वही स्थिति हो गया था बहादुर शाह। यहाँ बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में जब गद्दी पर बैठे, गद्दी पर आसीन हुए तो गद्दी पर बैठने के साथ उनमें एक सफल शासक के जो भी गुण थे वह सब गुणों का अभाव उनके अंदर था, किसी तरह का वह उनका गुण समावेशित नहीं था। व्यवहारिक ज्ञान, कूटनीतिक और हम बात करें कि युद्ध कला में प्रवीणता हासिल करने के बदले मुगल शाहजहां माने जो भी मुगल शाहजादा थे शाही दरबार में रहकर रासलीला का कार्य करते थे और ऐसे रासलीला का कार्य यानी उसी में हमेशा लिप्त रहते थे। यही वजह था, इसी वजह से हम यह भी बात बता सकते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई योग्य शासक ही नहीं हुआ। यानी जो औरंगजेब हुए तो औरंगजेब के बाद उस वंश में कोई भी योग्य शासक हुआ ही नहीं जो विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रखकर मुगल साम्राज्य को ऐसे कहा जा सकता है कि पतन से बचाने में भरपूर सहयोग कर सके। ऐसा कोई राजा ही नहीं आ पाया। शासक दरबारियों के हाथ के कठपुतली बन गए थे। जो भी वहां शासन वर्ग में जो दरबारी हुआ करते थे तो दरबारियों के हाथों के शासक थे बिल्कुल कठपुतली बन गए थे और ऐसे कठपुतली बन गए थे कि जिसमें कहा जाता है कि राजनीति और प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत, यानी जो राजनीति व्यवस्था था, प्रशासन व्यवस्था था, वहां उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहादार शाह हुए तो जहादार शाह थे, जहादार शाह में यहाँ उनको जैसे हम साहेब खबर के नाम से जानते हैं, इनका माने एक तरह से साहेब खबर इनका एक तरह का उपनाम है, तो उपनाम दिया गया था क्योंकि वो अपना सारा समय
कहाँ बिताया करते थे? यह बात सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। एक लाल कुंवर नाम की नर्तकी के साथ बिताया करते थे। तो निश्चित रूप से जो राजा ऐसे विलासिता की जिंदगी जिए, वहां राज्य का पतन होना तो स्वाभाविक हो जाता है। यानी इस नर्तकी का नाम याद रखिएगा, लाल कुंवर नर्तकी का नाम है। और वही फर्रुखसियर की बात कीजिए तो फर्रुखसियर जो था एक ऐसा डरपोक शासक था जिसे कायर शासक के नाम से जाना गया है। कायर शासक क्यों कहा गया है? कि जैसे आप देखेंगे कि चित्र में अगर शेर का चित्र अंकित कहीं उसे दिख जाता था तो उस चित्र को देखकर ही भयभीत हो जाता था। तो वैसे अगर कायर राजा बनेंगे तो क्या वे राज्य की उन्नति को आगे ले जाने में सहयोग करेंगे या राज्य का उन्नति होगा? आप तो इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। वही मोहम्मद शाह की बात कीजिए कि मोहम्मद शाह जो थे तो मोहम्मद शाह को ऐसे कहा जा सकता है कि एक रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि अहमद शाह के हरम से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अहमद शाह का हरम होता था, वहां से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। क्यों फुर्सत नहीं मिलती थी? क्योंकि उसका दर्शन कभी कभी किसी को हो जाया करता था। इसके शासन का काम आप जानते हैं कि इसके शासन का काम जो है सम्राट खुद नहीं करते थे अपना, और इनका काम एक जावेद खान नाम का हिजड़ा चलाता था। और वैसे राज्य का क्या उन्नति संभव हो पाएगा? तो बादशाहों की अकर्मण्यता की बात करें, इसी ने मुगल साम्राज्य के प्रतिष्ठा में धूल झोंकने में भरपूर सहयोग किया। फिर हम देखेंगे इसके तीसरे पॉइंट के बारे में कि अमीर जो थे, अमीरों की दलबंदी। तो अमीरों की दलबंदी में अगर हम ध्यान देते हैं कि मुगल शासकों ने मनसबदारी प्रथा जो है कि मनसबदारी प्रथा का जैसे प्रारंभ किया तो योग्यता के आधार पर सरदारों की अगर तो इसमें जैसे देखेंगे कि योग्यता के आधार पर सरदारों की नियुक्ति भी होती थी। और सरदार जो होते थे या तो देसी होते थे या नहीं तो विदेशी होते थे, यानी देसी और विदेशी दोनों तरह के सरदार इसमें होते थे। मुगल साम्राज्य में अगर हम मुगल साम्राज्य का निर्माण, विस्तार और प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ करने की बात करते हैं कि सुदृढ़ और व्यापक बनाने में सरदार वर्ग का एक भूमिका अपना महत्वपूर्ण रहा है कि सरदारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ देखने के लिए मिली है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि शुरू से ही सरदार जो थे मुगलों में या मुगलों के प्रति वफादार तो थे, लेकिन वफादार होने के बाद पर अगर हम कहें कि जैसे ही जहांगीर का शासनकाल समाप्त होने लगा तो जहांगीर का शासनकाल समाप्त होने से यानी कि दलबंदी होने लगा। और दलबंदी इस तरह से हुआ कि हम मुगल और अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने के फिराक में लगने लगे कि जो भी मुगल और यानी कि इस तरह के जो दो तरह के गुटों के रूप में एक दूसरे को नीचा और ऊपर दिखाने के संदर्भ में लोग हमेशा होड़ में लग गए थे। और हम यहाँ यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे यह दो गुटों में बट गए। पहला एक गुट इसका हो गया जिसका नाम ईरानी हो गया और दूसरा गुट इसका हो गया जिसका नाम तुरानी हो गया। तो ईरानी गुट जो था, यहाँ ईरानी धर्म की बात करें, ईरानी धर्म यानी जिसे हम शिया धर्म के रूप में मानते हैं, और शिया धर्म में अगर हम ईरानी धर्म को मानते हैं तो उसका नेता उस समय आसद खां हुआ करता था और आसद खां के साथ जुल्फिकार खां होते थे। वहीं हम तुरानी धर्म की बात करें, यानी तुरानी धर्म में जिसे हम सुन्नी धर्म के नाम से जानते हैं, और ऐसे सुन्नी धर्म में हम ऐसे जानते हैं कि उसका नाम जो था, इसका नेतृत्व करने वाला जो नेता था यानी मोहम्मद आमीन खां था। और मोहम्मद आमीन खां के साथ आप देखेंगे कि कुलीज खां था या निजामुल मुल्क थे। तो अब यहाँ आपसी द्वेष तथा विदेशी आक्रमण साम्राज्य की रक्षा स्वयं के रूप में ऐसे हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि संभव नहीं हो पा रहा था। फिर आप अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अगले पॉइंट पे विचार करेंगे। इसका चौथा जो पॉइंट है कि शांति और सुरक्षा का उपाय। तो शांति और सुरक्षा का उपाय कौन सा उपाय था? यहाँ मुगल साम्राज्य के पतन होने में शांति और सुरक्षा का कौन सा उपाय था जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसमें आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शांति और सुरक्षा का अभाव मुगल साम्राज्य के लिए या मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख कारण था। जो इस साम्राज्य की स्थापना सैनिक शक्ति के बल पर तो किया गया था, क्योंकि जब ये साम्राज्य स्थापित हुआ था, बाबर ने स्थापित किया था, तो ये पूरी तरह से सैनिक शक्ति के बल पे हुआ था। बाबर और हुमायूं को भारतीय जनता विदेशी मानती थी,
लेकिन आप इसमें देखेंगे कि बाबर जब आए, उसके बाद औरंगजेब थे, तो भारतीय जनता बिल्कुल निश्चित रूप से उन्हें विदेशी मानती थी। लेकिन अकबर ने क्या किया कि इस मानने की परंपरा को ही दूर कर दिया। जैसे उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक और मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया, और जैसे ही वैवाहिक और मित्रता का संबंध स्थापित हुआ तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि मुगलों के प्रति स्नेह और सद्भावना का बीज अंकुरित यहाँ पे हुआ। अकबर के उत्तराधिकारियों के रूप में जहांगीर जो थे, अकबर के जो उत्तराधिकारी थे उसमें जहांगीर की बात आती है कि जहांगीर और शाहजहां ने उसके मीठे जो फल को चखे थे, और मीठे फल को चखने के बाद उसका लाभ खुद उठाए थे। वहीं औरंगजेब ने क्या किया कि अदूरदर्शिता और संदेहशील प्रवृत्ति के कारण पुनः भारतीय जनता का या भारतीय जनता के एक बहुत बड़ा भाग जो था मुगलों का विरोधी बना दिया। और बहुत बड़े भाग को जब विरोधी बना दिया, जिसमें राजपूत हो गए, मराठा हो गए, जाट हो गए, सिख हो गए और सुल्तानिया हो गए, इन लोगों के विद्रोह के कारण मुगल साम्राज्य की शांति बिल्कुल नष्ट हो गई। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पांचवें जो पॉइंट दिया गया है कि विदेशी आक्रमण के कारण भी मुगल साम्राज्य जो था अवनति के रास्ते पर जाने लगा, जिसमें आप देखेंगे कि विदेशी आक्रमण तो आंतरिक असंतोष का लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। जैसे आप जानते हैं कि जब भी घर के अंदर फूट पड़ता है तो बाहर वाले उसका मजा लेते हैं, तो बिल्कुल वही चीज है कि जैसे आंतरिक असंतोष का लाभ था तो विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका मजा उठाया, इसका लाभ उठाया। और इस लाभ में जैसे कहा था मुगल साम्राज्य के सैनिक अभियान जैसे कंदहार, बल्ख, बदख्शा ने ऐसे जगहों में क्या हुआ कि असफल हो गया था। असीम धन जन की क्षति उठाने के बावजूद मुगल साम्राज्य की सीमा में 1 इंच भूमि का कहीं से इजाफा नहीं हो पाया, यानी कि कितने धन जन की क्षति हुआ, लेकिन यहाँ मुगल साम्राज्य में यानी उसके भूमि में कहीं से भी कहीं वृद्धि नहीं हो पाया, बल्कि उसमें वो गंवाने की स्थिति में था, आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं था। जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे फारस की गृह युद्ध हुआ था, तो फारस में जब गृह युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो उस फारस के गृह युद्ध के संदर्भ में यानी जैसे ही वहां का गृह युद्ध समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद जैसे 1736 ईस्वी की बात आप देखिए कि 1736 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पे, जैसे 1736 में वहां का फारस का गृह युद्ध समाप्त हुआ, नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य के आंतरिक यानी कि दुर्बलता को समझ लिया, और आंतरिक दुर्बलता को समझने के साथ इसका लाभ भरपूर रूप से लाभ उठाया। और इस लाभ में कहा जाता है कि 1738 ईस्वी में उसने क्या किया कि भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया, और भारतीय सीमा में जब प्रवेश किया तो आक्रमण का कारण यह बताया, जैसे भारतीय सीमा में जब प्रवेश किया तो मान लीजिए कि कोई भी दूसरा राजा या बाहरी शक्ति आकर आक्रमण करेगा तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो उसने कारण क्या बताया कि कारण के रूप में उसने बताया कि मुगल सम्राट यानी कि मोहम्मद शाह ने फारस के जो दूत थे, यानी फारस के दूत के साथ दुर्व्यवहार कर नादिर शाह के साथ की गई प्रतिज्ञाओं की अवहेलना की है, और ऐसे प्रतिज्ञाओं की अवहेलना की है। तो इस कारण के साथ जो कारण बिल्कुल झूठ था, एकदम सही नहीं था, क्योंकि उसको तो इस पे हमला करना था, और इस कारण का क्योंकि वो जान रहा था कि भारत जो है इस समय दुर्बल अवस्था में है, और इस समय हमला करके हम भारत से जैसे चाहे वैसे अपने धन को अर्जित कर सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे कार्यकलापों को कर सकते हैं। तो एक बहाना था, और इस बहाना के तहत कहा जा सकता है कि 1739 ईस्वी में मुगल सेना को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद क्या किया कि नादिर शाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, और बंदी बना के उन्हें दिल्ली लेके चला गया। दिल्ली ले जाके और उन्हें अपने कैद में रखा। लेकिन देखिए कुछ अनहोनी या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होने वाली थी कि जब ले जाके नादिर शाह ने अपने कैद में रखा, तब तक क्या किया गया कि एक तरह से झूठी खबर फैला दी गई, यानी कि कुछ विरोधी तत्वों ने क्या किया कि विरोधी तत्वों ने नादिर शाह के मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। यह बात जब नादिर शाह को पता चला तो नादिर शाह बहुत क्रोधित हुआ, और क्रोधित होने के बाद उसने क्या किया कि जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। यह लगातार कहा जाता है कि 8 दिनों तक कत्ल का दौर चलते रहा, और 8 दिनों तक कत्ल का दौर चलते हुए असंख्य लोग उसमें मारे गए। और जिसमें असंख्य लोगों के मरने के बाद आप जानते हैं कि तख्ते हाउस, हीरे जवाहरात एवं इसके साथ आप यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि बहुमूल्य वस्तुओं के साथ वह भारत से क्या हुआ कि लौटा, जिसमें बहुमूल्य वस्तुओं में माना जाता है कि उस समय के दौर में, उस समय की स्थिति में वह कम से कम 15 करोड़ रुपया यानी 15 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ वो भारत वापस लौटा था।
और जब वो भारत से वापस लौटा तो आप देखिए पुनः नादिर शाह के उत्तराधिकारी जो हुए, तो नादिर शाह के उत्तराधिकारी आए जिसका नाम अहमद शाह था। तो अहमद शाह दुरानी, पूरा नाम उनका होता है कि अहमद शाह दुरानी। तो अहमद शाह दुरानी ने 1748 ईस्वी में या 1748 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक, देखिए यह दौर कितने दिन का होता है, 1748 से 1767 ईस्वी के बीच में, यानी 1748 से 1767 ईस्वी के बीच में उसने भारत के, यानी भारत के उस हिस्से पे कई बार आक्रमण किया और जो बचा खुचा वह शानो शौकत था, जो बची खुची व्यवस्थाएं थी, वह अपने कसर को पूरा कर दिखाया और यहाँ अपने उत्तराधिकार होने के शर्तों को भी पूरा किया। अब इस तरह से हम देखेंगे कि निश्चित रूप से हम यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि वहां आपका इस विदेशी आक्रमण के कारण क्या होगा कि इस साम्राज्य का पतन होना तो स्वाभाविक हो जाता है। फिर आप देखेंगे छठे पॉइंट के रूप में, छठे पॉइंट में सैनिक संगठन में दोष की बात करेंगे। तो सैनिक संगठन में दोष की जब बात होता है तो मुगलों का सैनिक संगठन बिल्कुल दोषपूर्ण हुआ करता था। दोषपूर्ण कैसे था? तो आप देखेंगे जो सेना या मुगलों की होती थी वो मनसबदारी पर आधारित थी, और मनसबदार जो होते थे स्वयं सैनिकों को नियुक्त करते थे, उन्हें वेतन देते थे, उन्हें सैनिकों पर मनसबदार का नियंत्रण रहता था। यानी आप जान सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का नियुक्ति करेगा, उसका वेतन देगा, उसका देख रेख करेगा, उसका भरण पोषण करेगा, तो निश्चित है कि वह व्यक्ति भी उसी को समझता है, वो बड़े राजा को नहीं समझ पाएगा। और जब बड़े राजा को, यानी कि मनसबदारी प्रथा यही होती थी, तो मनसबदार जो होते थे सेना पे उनका अपना नियंत्रण होता था, वे जो चाहते थे वैसे होता था। अर्थात मुगल यहाँ पे क्या हो जाते थे कि सेनाओं के मामले में कमजोर हो जाते थे, यह सारी शक्तियां मनसबदारों के हाथों में चली जाती थी, और जब मनसबदारों के हाथों में चली जाती थी तो निश्चित रूप से यहाँ पे मुगल साम्राज्य का कमजोरी सामने दिखने लगता है। यानी सैनिक में एक, इसके साथ आप देखेंगे कि सैनिक जो थे तो सैनिक में एकजुट होकर काम करने की प्रवृत्ति भी नहीं थी, और जब काम करने की प्रवृत्ति नहीं थी तो मुगल सेना में अनेक जाति और साम्राज्य के सैनिक भी नियुक्त होते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी साम्राज्य के हो, ऐसे सेना नियुक्त होते थे जो सेना जातीय निर्देश पर अपना प्रदर्शन दिखाती थी। फिर आप यहाँ देखेंगे 7वें पॉइंट के रूप में आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण तो आप समझ रहे हैं, आर्थिक यानी रुपये पैसे की बात होती है कि आर्थिक कारण के रूप में किसी भी सत्ता को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है? तो आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए। यानी कोई भी साम्राज्य आर्थिक समृद्धि और दृढ़ता पर निर्भर होती है, और जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो, आर्थिक दृढ़ता नहीं हो, तो समझिए कि साम्राज्य का पतन होना तो तय है। आप 17वीं सदी की बात देखिए कि 17वीं सदी में जैसे आप वाणिज्य एवं व्यवसाय का विकास जैसे हुआ था, तो उस वाणिज्य और व्यवसाय के विकास में आप ये देखेंगे कि वाणिज्य और व्यवसाय के विकास में भारतीय वस्तुओं की मांग विश्व में बहुत अधिक थी, और भारतीय वस्तुओं का जैसे मांग था वैसे उसका उत्पादन धीरे धीरे क्या हुआ कि कम होने लगा। और जब कम होने लगा, लेकिन यहाँ देखेंगे कि शाहजहां और औरंगजेब के समय में यह धीरे धीरे घटता ही चला गया, और इतना घटते चला गया कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके निर्माण संबंधी जो भी कार्य है, इस कार्यों में आप शाहजहां की बात देखें, इसके साथ साथ शाहजहां जो थे, शाहजहां निर्माण संबंधी कार्यों में क्या किए कि पानी की तरह पैसे को पूरे देश में बहा दिया। जहां देखिए वहां निर्माण का कार्य चालू था। जैसे आप जानते हैं कि आप ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल में कितने रुपये खर्च किए गए, ऐसे ऐसे कितने इमारतों का निर्माण किया गया। अर्थात शाहजहां का समय जो था वह निर्माण का काल था, और इतने रुपये उसमें व्यय किए गए कि आप सीधे शब्द में जान लीजिए। और इस तरह से जैसा अभी बताया गया कि शाहजहां जो था बिल्कुल अपने पैसे को पानी की तरह बहाया करता था, और उसके समय में यह भी देखने के लिए आपको मिलेगा, और उस समय तक मनसबदारों की संख्या लगभग 14,456 तक ये पहुंच गया था, क्योंकि उसके शासनकाल में ही 14,456 कुल मनसबदार हुआ करते थे लगभग। इसी बीच आर्थिक पोषण की, अगर आर्थिक हम शोषण की बात करें, आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तेजी से हुआ, और किसान तक मजदूर जो काम करने वाले मजदूर थे, किसान थे, तो किसान और मजदूर जो थे अगर अपने गांव से कहीं दूसरे गांव में चले जाते थे, तो वैसे जो मजदूर होते थे या किसान होते थे, ऐसे किसानों को पाली के नाम से जाना जाता था। ठीक है।
यानी कि जो भी मजदूर या किसान उस दौरान अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाते थे, वैसे मजदूरों को पाली मजदूर के नाम से, यानी सिर्फ पाली कहा जाता था, यानी वैसे मजदूर या किसान पाली कहलाते थे। और इस तरह से तथा और भी हम बातें इसमें देख सकते हैं कि राजकीय आय में लगातार जैसे ह्रास होते चला गया, कमी ही कमी नजर आने लगा। इसका देन था कि शाह आलम द्वितीय के समय शाही परिवार की इतनी दुर्दशा हो गई थी कि शाही परिवार को भी एक ऐसा स्थिति आया था कि 3 दिन तक पूरा शाही परिवार भूखे रह गया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शाही परिवार जहां 3 दिनों तक बिना भोजन का रह सकता है, उस परिवार का या उस व्यवस्था का या उस राज्य का क्या स्थिति हो रहा होगा। तो ऐसे आप जो 3 दिनों तक शाही परिवार बिना भोजन का रह गया, जो आर्थिक दिवालियापन का एक हम कारण समझ सकते हैं। मुगल साम्राज्य के विनाश का यह कारण थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो आर्थिक दिवालियापन इस साम्राज्य को पतन करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके बाद हम देखेंगे इसके 8वें पॉइंट के रूप में सामाजिकरण। तो सामाजिकरण में हम देखेंगे कि सामाजिक कारण या सामाजिक परिवेश, सामाजिक स्थितियां इस प्रकार से बनी हुई थी उस दौरान, उस समय में, कि जैसे मध्यकाल में भारत सामाजिक जीवन में, पूरा जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन में गांवों की प्रधानता थी। ग्रामीण जीवन, गांव के प्रमुख जो ग्रामीण जीवन होता था, वो गांव के प्रमुख हम बातें करें कि गांव के प्रमुख जो भी होते थे, वो प्रमुख के द्वारा ही यह नियंत्रण किया जाता था। और वैसे प्रमुख के द्वारा जब नियंत्रण होता था, जिसमें भारतीय सामाजिक जो रचना था, उसे भारतीय सामाजिक रचना में बड़े बड़े किसानों और जमींदारों का अपना एक अलग तरह का प्रभाव हुआ करता था। और ऐसे प्रभाव होता था जिसमें इस प्रभाव के कारण जमींदार और किसान गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व रखते थे, अपना अधिकार होता था। आबादी के हिसाब से खेती योग्य भूमि बिल्कुल पर्याप्त था, जितनी आबादी थी उस अनुपात में खेती बिल्कुल पर्याप्त था। और समय आबादी जैसे लगभग अगर हम बात करें कि उस दौरान अगर आबादी उस समय लगभग कम से कम लगभग के रूप में 12.5 करोड़ के आसपास, यह अंदाजा लगाया जाता है कि 12.5 करोड़ के आसपास था। भूमि का वितरण इस प्रकार से किया गया था, जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले जो राजा होते थे, सामंत होते थे, सामंत के बाद जमींदार होते थे, जमींदार के बाद किसान होते थे, उसके बाद मजदूर होते थे। तो इस तरह भूमि का वितरण कर दिया गया था कि जो सम्राट होते थे, उस सम्राट तक इसका जो टैक्स होता है, जो इसका अपना कर होता है, वो कर पहुंचने में लगभग यहाँ सामंतों तक, यानी कि जो जमींदार होते थे, जमींदार ही उसे अपना खजाना भरपूर कर लेते थे। जैसे इसके पहले भी बताया गया कि उन लोगों को सेना रखने का अधिकार था, सेना का बहाली करने का अधिकार था, ऐसे ऐसे बातें जो थी इन लोगों के हाथों में था। तो इस तरह से वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, और समय के साथ कहा जाता है कि वह सही ढंग से रकम नहीं पहुंच पाएगी। फिर हम बातें करेंगे यहाँ सामाजिक कारण के बाद देखेंगे साम्राज्य की विशालता। कि साम्राज्य की विशालता यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, अगर आपका उदाहरण रूप में देख सकते हैं कि आपका घर जितना ही विशाल होगा, उसकी मरम्मत खर्च और विशाल लगेंगे, मरम्मत खर्च में खर्च लगेंगे। तो इस तरह से जैसे साम्राज्य की विशालता था कि इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि अकबर के साम्राज्यवादी नीति का अगर हम पूर्णतः यहाँ बात करें या पूर्णता प्रदान करने की सफल प्रयास औरंगजेब ने किया था, यानी कि इसको पूर्णता रूप देने में सबसे ज्यादा सहयोग औरंगजेब ने किया था। और मुगल साम्राज्य के अंदर उत्तर और दक्षिण के भारत के अधिकांश भागों में, यानी उत्तर हिस्सा से लेकर दक्षिण के हिस्सा तक अधिकांश भागों में सम्मिलित कर चुका था। और आप देखेंगे कि इतने विशाल विशाल क्षेत्रों को मिलाकर वे बहुत महाविशाल इस भारत भूमि को बना दिया था। और इस बड़े इस भूमि को प्रशासित करने के लिए निकम्मे, अयोग्य और बुद्धिहीन शासक जब होंगे तो इतने बड़े साम्राज्य को संचालित करने में काफी परेशानियां होगी। तो निश्चित है कि ऐसे साम्राज्य का पतन होना तय है। फिर आप देखेंगे इसके अगले पॉइंट के रूप में जो बौद्धिक कारण के रूप में आता है, जो 10वें पॉइंट है, कि जिसमें बौद्धिक कारण में हमने बांटा है कि लगभग 200 वर्षों तक आप देखेंगे इसमें कि 200 वर्षों तक सत्ता के सारे संसाधनों पर अधिकार रखने के कारण मुगल शासक सरदारों एवं मध्यम वर्ग का, यानी कि जो बौद्धिक ह्रास था वैसे बौद्धिक ह्रास हो गया था। तो जो भी सामंत थे, जो भी सामंत के साथ शासक यानी सरदार थे, मध्यम वर्ग थे, इन लोगों का बौद्धिक ह्रास यानी कि 200 वर्षों तक लगातार एक ही तरह की प्रक्रियाओं को करते करते इन लोग अपने दिमाग में बैठा चुके थे
कि यह हम लोगों की पुश्तैनी हो चुका है और वे आगे कुछ नए ढंग के कार्यों को करना नहीं चाहते थे। एक पुश्तैनी तौर पे उसको लेकर चलना चाहते थे, बौद्धिक ह्रास कर लेते थे, विलासिता जीवन जीते थे, कई तरह की समस्याएं होती थी। तो ऐसे साम्राज्य का पतन होना तो तय है, क्योंकि आम जन को सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, आम जन के समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा, आम जन के बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर एक तरफ बौद्धिक ह्रास हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है कि आम जन को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो यह स्वाभाविक है कि उस वंश का, उस राज्य का पतन तो होना तय है। फिर आप देखेंगे इसके अगले पॉइंट के रूप में पुलिस प्रधान प्रशासन। तो पुलिस प्रधान प्रशासन में जैसे आपको सबसे पहले ही जिक्र किया गया कि यह शासन व्यवस्था बाबर के द्वारा जो 1526 ईस्वी में स्थापित किया गया, तो 1526 में जब स्थापित किया गया तो इसमें यह सेना के बल पे ही किया गया था, पुलिस के बल पे ही किया गया था। अर्थात मुगल शासन व्यवस्था पुलिस प्रधान था। पुलिस का मुख्य काम शांति और सुरक्षा कायम करना था और कर वसूलना था। लेकिन मुगल पुलिस जो थी वो ऐसे व्यवस्था में बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी। वे लोग न तो शांतिपूर्वक व्यवस्था को रख पाते थे, न अपने राज्य में सुरक्षा कायम रख पाते थे, न कर सही ढंग से वसूलते थे, और न जो भी व्यवस्थाएं था उन जो पुलिस प्रशासन के जिम्मे दिया गया था, पुलिस प्रशासन अपने कार्यों को सही ढंग से निपटारा नहीं कर पा रही थी। तो समझिए कि जिस राज्य में पुलिस व्यवस्था ही चौपट हो जाए, उस राज्य का स्थिति यानी उस राज्य का पावर, उस राज्य की शक्ति यदि बिल्कुल निष्क्रिय जब हो जाएगा तो उस राज्य का अंत होना तो तय है। क्योंकि पुलिस जो होता है, पुलिस के भय से ही किसी भी शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। और जब पुलिस का ही भय लोगों के अंदर नहीं रह पाएगा, पुलिस जो होगी अपने निष्क्रियता के पूरे कार्यों को करेगी, तो समझिए कि उस राज्य का अंत होना तय है। और अंत में जो बचा खुचा स्थिति है, आप देखेंगे कि 12वें जो पॉइंट के रूप में मैंने रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो भारत में आई तो समझिए कि भारत के जो राजशाही व्यवस्था था उसको तो उखाड़ फेंका। उखाड़ फेंकने के लिए वह ईस्ट इंडिया कंपनी इसके कहने का यह तात्पर्य यह नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बुद्धिमान थी कि उसने अपने जड़ को जमा लिया, लेकिन यह कहना अति आवश्यक है कि यहाँ के राजा जो थे वह निकम्मे, अयोग्य और अदूरदर्शी थे, जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हाथ पसार के और क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना शासन व्यवस्था समर्पित कर दिया। जैसे आप इसमें समझ सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना राजनीतिक दृष्टि से मुगलों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी। व्यापार विस्तार के बाद कंपनी के प्रबंधन समिति भाग लेने लगे थे, और जब कंपनी के प्रबंधन समिति भाग लेने लगे थे तो देश की राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठाकर वे साम्राज्य कायम करने में सफल हो गए। और जब साम्राज्य कायम करने में सफल हुए तो समझिए कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक हो गया। जब अंग्रेजों का शासन व्यवस्था यानी मुगल साम्राज्य का शासन व्यवस्था जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था के सामने फीका पड़ने लगा, और ऐसा समय आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारतवर्ष में फैल गई और मुगल साम्राज्य क्या हुआ, वहीं से समाप्त हो गया। अर्थात इस तरह से यह प्रश्न जो है आपके मुगल साम्राज्य के पतन के कारण स्पष्ट हो गए। तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और यह आपके जिंदगी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें, और फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय।